बाबा साहब तस्वीरों में नहीं रहते, किताबों में रहते हैं, विचारों में रहते हैं। इसलिए सोता बैठता उठता जागता जहां भी जाता हूं उनके विचार को जिंदा रखने की कोशिश करता हूं। बाबा साहब ने कहा था कि पौधा, उन्होंने पौधे और विचार की तुलना करी और उससे बताया कि पौधे को छोटा सा भी बीज होता है, बीज को जमीन में डालते हैं, प्रस्फुटित होता है, पौधे का रूप लेता है, कली, पौधा, पेड़, फल देता है, वो फल देता है और उससे फिर और दुनिया भर की वो प्रजाति उसका बीज फैलता है जमीन में। न जाने लाखों करोड़ों लोग धरती पे उस फल को खाते हैं। और वो जो जब पौधे से पेड़ तक की जो कहानी है वो बहुत संघर्ष की कहानी है, और जो आपको जो फल दे रहा है वो संघर्ष की कहानी है। जिसने उसको पाला पोसा, जिसने उसको ध्यान रखा, बड़ा करने में योगदान दिया, वो फला फूला फल खा रहे। ठीक उसी तरह यदि आप उसको पानी नहीं दिए होते, टाइम पे देखभाल नहीं की होगी, कीड़े मकोड़ों जानवरों को यदि आपने खाने का मौका दिया होता, उसी दौरान वो विकसित नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक उसी तरह विचार को पानी देने की जरूरत है, खाद देने की जरूरत है, आगे फैलाने की जरूरत है। तो विचार जितना फैलेगा उतना वो जिंदा रहेगा, उतनी समाज में क्रांति आएगी। इसलिए मैं बाबा साहब को आदर्श मानता हूं। तथागत गौतम बुद्ध के बारे में मैं बाबा साहब को सैल्यूट करता हूं। वो अकेले थे और पूरी दुनिया को उन्होंने लोहा, पूरी दुनिया उनको सैल्यूट कर दी। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, सिंपल एक थोड़ा सा नाम है ना। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर जहां पढ़े थे, उनके स्टैच्यू के ऊपर बराक ओबामा, अफ्रीकी मूल के पहले राष्ट्रपति थे वहां के, 2 बार वहां उन्होंने शासन किया, अमेरिका की प्रेसिडेंट रहे। बाबा साहब का स्टैच्यू बनाया तो उन्होंने नीचे क्या लिखा आपको पता है? स्टैच्यू की सिंबल ऑफ नॉलेज। एक बार उन्होंने अपने स्टेट में, अपने होम टाउन में जब गए थे, उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर यदि हमारे यहाँ रहते ना, डॉक्टर अम्बेडकर, हम उनको सूर्य की तरफ उनको सैल्यूट करते। इवन यहाँ पे पार्लियामेंट में आए थे बराक ओबामा, जब पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो पार्लियामेंट में आए थे और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नाम बताया तो लोग वो देखते रह गए। अरे ये अमेरिका वाला, ये बराक ओबामा, बराक हुसैन ओबामा, ये मुस्लिम ये कैसे जानो और वहां का ये कैसे जानता है? और उन्होंने उनके सबके कान खड़े हो गए। अरे हाँ? आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर, उनका संघर्ष। लोग कहते हैं कि नहीं यार, उनके पिताजी तो वो ब्रिटिश आर्मी में मेजर सूबेदार थे, अच्छी लाइफ। अरे भाई मेजर सूबेदार क्या, आज मैं भी यदि यहाँ हूँ, मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, मेरे बच्चे को भी नहीं मिलता है, लेकिन पूछते सबसे पहले जाति पूछते, आपकी जाति क्या है? जाति के आधार पे मेरे बच्चे का एडमिशन होता। प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में चलो मिल ही जाता, प्राइवेट स्कूलों में लंबी कहानी है। हमारे समस्त महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से मुझ में बोलने की क्षमता हुई, बोलने की हिम्मत हुई। मैं आप लाखों लोगों की तादाद में एड्रेस कर सकता हूँ। आप देखेंगे हम लोगों को, जब मैं बाड़मेर में 2001 से पास आउट हुआ, मुझे हिंदी सही बोलनी नहीं आती थी, अंग्रेजी तो दूर की बात, मेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, भाषा है मेरी, बोलनी नहीं आती थी सही। हमारे एक शिक्षक थे, उन्होंने मेरे को बोला, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में आरएस की तैयारी कर रहा था, मेरा जुनून था, पैशन था उसमें, सिविल्स में जाने का। टीचर ने बोला, उन्होंने छोड़ो यार ये आरएस फारएस वगैरह मरने, इसको रहने दो आप। जेएनयू में नंबर आ गया, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, यूआरसी। उस टाइम पूरे इंडिया में 15 लोग थे। मैं सोचा हमें कहाँ मौका मिलेगा, 15 में से मैं तीसरे नंबर पे आए। और वहाँ डीयू में पढ़े हुए लोग वो भी थे, वो मेरे से तीसरी पोजीशन में थे, पूरे इंडिया में था, 3rd पोजीशन थी मेरी। एडमिशन हुआ, वहां पे जाकर के संघर्ष किया, बहुत सारी समस्याएं आई, सबको पार किया मैंने। और वहां जाकर के मैंने सबसे पहले अपना एमए, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे अंक के साथ एमए किया। फिर मैंने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम दिया जेएनयू का,
उसमें मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, इंटरव्यू हुआ उसमें क्वालिफाई किया। 15 में से हम सिर्फ 7 लोग इंटरनल एमफिल पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुए, सिर्फ 7, बाकी सारे के सारे निकल गए, सारे के सारे। और शुरू में मुझे बोलने का, मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था, बोल नहीं पाता था इंग्लिश में, हिंदी में भी नहीं बोल पाता था। और आज मैं 1000 लोगों की, लाखों लोगों की गैदरिंग है, वहाँ पे बात कर सकता हूँ, उनको संबोधित कर सकता हूँ, एड्रेस कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मेरे यहाँ जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे साथी है, 1-2 बार मैंने बुलाया वहाँ पे, जैसे खड़े रहते हैं उनका बॉडी कांपना शुरू होता है, कांपना शुरू होता है। मेरे एक प्रोफेसर थे जेएनयू में, उन्होंने मुझे बोला, लेडी बहुत इंस्पायर किया, उन्होंने मेरे को बोला जब आप अपनी बात रखते हो ना, सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको अपनी बॉडी और लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करना है। आपने कंट्रोल हो गया तो बस आप ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो, ऑडियंस हिलने डुलने वाली नहीं है। मैं बताता हूँ, ये जो कहानी है छोटी सी, शायद कुछ साथी नए हैं, युवा हैं, हालांकि युवाओं की तादाद बहुत कम है। पूर्व वक्ताओं ने भी बोला आप युवाओं को आगे करिए, युवा बहुत कम है, ज्यादातर लोग हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन है जोधपुर की। मैं ओपनली बताता हूँ कि जोधपुर की सेकंड जनरेशन, 60% जोधपुर की सेकंड जनरेशन है वो फेल है। और अब जो लोग आगे आ रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, वो अपना कर रहे हैं काम, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कुछ एक्टिव है, कुछ कम एक्टिव है, लेकिन युवा बहुत कम है। ज्यादातर युवा जोधपुर का नशा करता है, शराब पीता है, गुटखे खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, और शराब पीता है, शाम को नाले के किनारे पड़ा रहता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उदाहरण है जीता जगता, जोधपुर मेरा इन लॉज है, मेरे लिए सेकेंड होम है, मुझे पूरी कहानी पता है जोधपुर की। हम लोगों को बाड़मेर में वहां पे जूते पड़े, गजब के जूते पड़ते। बाड़मेर राजस्थान का सबसे समंदित जिला है, बाड़मेर और जैसलमेर। हालांकि जैसलमेर की जनसंख्या इतनी नहीं है, इसलिए वहां जूते कम पड़ते, संख्या थोड़ी बढ़, लेकिन बाड़मेर की जनसंख्या सबसे ज्यादा जूते पड़े। आज भी जूते पड़ते। एक टाइम था नागौर, हिमताराम जी यहाँ थे हमारे पास, नागौर, सीकर, झुंझुनू, वहाँ हमारे लोग सबसे ज्यादा SC/ST के लोग सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होते थे। पिछले आप 2010 के बाद में देखिए बाड़मेर नंबर 1 पे आ रहा है, बाड़मेर नंबर 1 पे आ रहा है। जितने जूते पड़ेंगे हमारे लोगों के ऊपर उतनी अकल ठिकाने आएगी उनकी, और जूते जरूरी है। मैं कह रहा हूं शायद न तो कांग्रेस सगा है अपनी सगी है, अपनी हितैषी है, ना अपनी बीजेपी हितैषी है। जब तक अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, गुलामी को नकारते हुए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। सर ने उदाहरण दिया था, जोधपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ओंकारनाथ जी मीणा साहब ने, बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण तो दुनिया भर के दूंगा मैं, यहाँ के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अपन को किसी का नाम नहीं लेना, कुछ नहीं करना, अपन को अपना काम करना है। एक लाइन लंबी है, हम सोच रहे हैं यार इससे कॉम्पीट नहीं कर पाते, अपनी लाइन खड़ी करो। हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपने निजी और तुच्छ स्वार्थ की वजह से। सर ने नाम गिनाए हैं और मेरे पास भी लंबी लिस्ट है दुनिया भर की। 2013 के बाद में जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हायर एजुकेशन में, वो सारे के सारे तलवे चाटने वाले नमूने, सारे के सारे तलवे चाटने वाले गुलाम है, वो लोग हैं। और ऐसे लोग बाबा साहब के मूवमेंट के लिए खतरनाक है। वो विभीषण का काम कर रहे हैं, पूरी तरह से वो लोग विभीषण का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें नकारना है। यहाँ आकर के बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर का ABCD नहीं पढ़ा। बाबा साहब अम्बेडकर कब याद आते हैं हमारे लोगों को, मैं आपको बताऊं। स्कूल में जाते हैं, शुरू होता है, सर्टिफिकेट बनाते हैं, SC का है, ST का सर्टिफिकेट बनाते हैं। एडमिशन हो गया, उसके बाद में अंदर छिपा के रख देंगे। पूछे कौन है साहब, शेड्यूल कास्ट का। ऐसे नहीं कहेंगे शेड्यूल ट्राइब का, नहीं कहेंगे। राजस्थान में मीणा फिर भी बुलंद है, ट्राइब्स में दिया बात है। परफेक्ट एग्जांपल है बुलंद आवाज में मीणा की, राइट। बाकी अपने इधर वाले भील है, गरासिया, वो तो बेचारे अभी भी गुलामी की जिंदगी में जी रहे। ज्यादातर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो शेड्यूल कास्ट के ज्यादातर लोग अपनी
छिपाने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर लोग पहचान छिपाने की बात करेंगे और अपर कास्ट वालों से बात करेंगे और उनका देखेंगे, भैया आपका पॉकेट देखो ना, है ना, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप रिजर्वेशन की बदौलत आए हो, बाबा साहब की बदौलत आए हो। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो साहब जनरल मेरिट फाइट करके आए हैं। बाबा साहब नहीं होते तो मौका नहीं मिलता, मौका मिलना जरूरी। आरक्षण की एक डायलॉग है सैफ अली खान का। सैफ अली खान उस मूवी में क्या कहता है, प्रतीक बब्बर, राज बब्बर का लड़का होता है, वो हमारा ओपोनेंट होता है, विरोधी होता है, रिजर्वेशन के खिलाफ बोलता है। सैफ अली खान ये कहता है, दीपक एक शेड्यूल कास्ट के लड़के का रोल करता है, दीपक कहता है शुरुआत की जो लाइन है ना वो एक होनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द सेम। फिर आओ कॉम्पीट करो, हमारे साथ आओ ना, कॉम्पीट करो, फिर देखेंगे। हमें मौका, देखिए जन्म से हर इंसान के पास दिमाग होता है, हर इंसान परफेक्ट। कोई लोग कहते हैं इन लोगों के पास दिमाग नहीं है, इन लोगों के पास मेरिट नहीं है, गलत है। मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, आपके बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल ही नसीब नहीं हो रही है या मुश्किल से संघर्ष कर रहा है, तो क्या वो कॉम्पीट कर पाएगा मेरे बच्चे के साथ? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है मेरा बच्चा, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए फी दे रहा हूँ, नहीं कॉम्पीट कर पाएगा। इसलिए वो डायलॉग दीपक कहता है, सैफ अली खान दीपक का रोल करता है, स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द सेम। हमारी संख्या इतनी है, हमारी इतनी जनसंख्या है, होने के बावजूद भी हम क्यों तलवे चाटते हैं? पूरी व्यवस्था, आपको पूरी इतिहास पता है, मुझे वो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों हम लोग जनगणना की क्यों मांग करते हैं? जनगणना की क्यों मांग? पूरा सिस्टम उनके कब्जे में है, वो मात्र 10%। आप ये ईवीएस का देखो ना, जिसको मैं सुदामा कोटा बोलता हूँ, सुदामा कोटा। आप सुदामा कोटा के अंदर, हालांकि मैं सुदामा कोटा एक मेटाफोरिकली यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ईवीएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या SC ST के लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर बता रहा हूँ मैं आपको कि वहां पे ईवीएस के नाम पे सिर्फ ब्राह्मण और बनिया, सिर्फ बनियों का एडमिशन होता है। वहां पे बनियों को रिजर्वेशन, बनियों को जॉब मिलती है, बनिए प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट बनते हैं, और इसमें भी बनिए भी कम है, लेकिन बामण बनिए जो ऑलरेडी प्रिविलेज सेक्शन है उनको मिलता है एडमिशन। और हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डूटा और कहता है ईवीएस एक्सपेंशन करिए, सीटें बढ़ाइए, उसमें आपको एक भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का नहीं होगा। ओबीसी तो पूरा है, मनुवाद का गुलाम है। और जितने भी देश में आंदोलन चल रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे या हमारे जो बहुजन विचारधारा के नाम पे आंदोलन चले, वो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, सारे के सारे। और उसमें भी सबसे ज्यादा जूते जो पड़ते हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ पड़ते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ जूते पड़ते हैं। क्यों जूते पड़ते हैं? आप एक नहीं है। आप मीणाओं से उदाहरण दीजिए, हालांकि अपने पश्चिमी राजस्थान में मीणाओं की संख्या, लेकिन फिर भी आप उधर जयपुर में देखिए, भरतपुर में देखिए, ताकत देखिए ना, उनकी ताकत देखिए। हर मीणा ये समझिए कि आप जाति को खत्म कर देंगे, नहीं। आप कहीं भी जाए, किसी भी विचारधारा में जाए, जाति जब तक मरोगी तब तक साथ में चलेगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का उदाहरण दूं मैं आपको। 2007 में ओम प्रकाश वाल्मीकि अभी नहीं रहे, हिंदी के जाने माने लेखक थे, कवि थे, उनको बुलाया गया भाषण पे। तो एक किसी अपर कास्ट के व्यक्ति ने पूछा, अरे वाल्मीकि जी आप तो बहुत बड़े लेखक हैं, सीधा स्वर्ग जाएंगे। आप सुनिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जवाब क्या था, मुझे नहीं जाना तुम्हारे उस स्वर्ग में। जवाब सुनिए, मुझे नहीं जाना तुम्हारे उस स्वर्ग में, क्योंकि वहां पर भी मुझे तुम पहचानोगे मेरी जाति से। आप देखिए, यहां हर आदमी, आप कितने भी कोशिश करो, इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। जाति मर गई, भारत मर गया। इसलिए हमारा डिमांड ये है, जो लोग कहते हैं अभी जो व्यवस्था ने, आप ये देखिए कि कुछ अभी इलेक्शन से पहले, यदि मोदी रिजीम इलेक्शन से पहले ये करवा देती घोषणा अपने न्यायालय से, अपने न्यायाधीश महोदय से, न्यायालय से ये घोषणा करवा देते कि साहब ये ले लो फैसला, नहीं आता। उनको पता है हमारी ताकत, हमें हमारी अपनी ताकत जुटानी है, एकजुट होना है और मुंह तोड़ के जवाब देना। उनको हमें एहसास दिलाना है। रूपाराम जी कह के गए थे इधर, जो पूरी क्या बोलते हैं, बाड़मेरी और जैसलमेरी डायलेक्ट में थोड़ा मिक्सर बोल रहे थे कि भय बिना प्रीत नहीं। मैं उसको बोल रहा हूँ, भय बिना प्रीत नहीं, भय दिखाना जरूरी है। भय
भय दिखाएंगे तभी। और यही तो रिजीम जो भी आए, शायद कांग्रेस आए, बीजेपी आए, ठीक है, से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है और गुलामों से सतर्क रहना है, पूरी तरह से गुलामों से सतर्क रहना है। आप हिंदी में मुहावरा आया था, घर का भेदी लंका ढाए, यदि विभीषण नहीं होता, मैं तो नहीं, लेकिन फिर भी काल्पनिक है, कहानी है, जो सुन रहे हैं, कोट कर रहे हैं, मैं तो उसको वो नहीं मानता हूँ, फैक्ट हिस्ट्री नहीं मानता हूँ, लेकिन मुहावरा शायद हिंदी में तब आया। मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, मैं साहित्य हिंदी का नहीं पढ़ा, लेकिन मुहावरा तब से आया, घर का भेदी लंका ढाए। मैं कह रहा हूं आप अपने भाई से सतर्क रहिए, जो मनुवादियों के साथ जाकर के तलवे चाटता, अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपना आत्मसम्मान बेच करके तलवे चाटता, उससे सावधान रहिए। सगे भाई से सावधान रहिए, उसको एहसास कराइए और ऐसे लोगों का त्याग करना चाहिए। शायद वो घर का भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा साहब अकेले थे, हमें भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ों की भीड़ नहीं चाहिए, झुंड नहीं चाहिए, बेचारी की वाले लोग चाहिए, परिवर्तन लाने वाले लोग चाहिए, ऐसे लोगों की जरूरत है। समता सैनिक दल का मैंने पूरी कहानी पढ़ी, पूरा इतिहास पता है मुझे। मैं दिल्ली में जितने भी प्रोग्राम होते 2002 से, समता सैनिक दल हो, शायद वो बाम सेब के हो, बाम सेब के कई कई छोटे मोटे टुकड़े भी हुए, उनका भी, उनमें भी जाता रहता हूँ, सारा पढ़ा भी मैंने, अच्छी तरह से भी जाना। समता सैनिक दल की भी वही इतनी ही कहानी है, सारी की सारी मुझे पूरा इतिहास पता है, हर जहां जाता रहता हूँ। लेकिन जहां भी अपना काम होता है वहां पे अपनी बात रखता हूँ, अपना सहयोग करता हूँ, पूरी तरह से सहयोग करता हूँ मैं, जहां भी हो रहा। लेकिन कभी कभार बहुत बड़ा दुख हो रहा है। देखिए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हमारे देश में दुनिया भर के संगठन है, राइट। समता सैनिक दल की भी नहीं करूंगा बात, जितने भी राजनीतिक संगठन बाबा साहब ने, रिपब्लिकन पार्टी बनाई, कितने टुकड़े हुए, दुनिया भर के टुकड़े हुए, और गोद में जाकर के बैठे हुए हैं लोग, बहुत सारे तोड़ तोड़ के। संगठन में एक बात मैं हमेशा कहता हूं, मेरा ये अनुभव है, मैं युवा हूं, मेरी 44-45 साल की उम्र है, लेकिन मेरा ये अनुभव है, कड़वा अनुभव है। हमारे संगठन कब टूटते हैं, हमारे सीनियर है, उनको भी सब जानकारी है, लेकिन फिर भी मेरा अनुभव ये है कि हमारे संगठन तब टूटते हैं जब आपका अपना निजी स्वार्थ साथ में आता है। जब भी यहाँ मैं इस मंच पे, यहाँ पे पोडियम पे खड़ा होकर के मैं मेरे फायदे की बात करूं, समझ लो ये बंदा संगठन को तोड़ने की बात कर रहा है। संगठन में व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी नहीं आना चाहिए। और ये संगठन जितने भी टुकड़े बने हैं, शायद वो राजनीतिक संगठनों के टुकड़े बने हैं अपने स्वार्थ के लिए, लॉलीपॉप। परफेक्ट उदाहरण आपके सामने पता है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, बिहार से आने वाले हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे, राइट। तो आप देख लिए, उनको बोला, कांग्रेस ने बोला, बाबूजी आपको कितना बड़ा गद्दा चाहिए, आप सोफा चाहिए, मजे से बैठे हो, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन चल रहा है उसका हिस्सा मत बढ़िए, उसका हिस्सा मत बढ़िए। काश बाबूजी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ होते तो इस देश की तस्वीर कुछ और अलग होती। दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। हम अपने स्वार्थ के लिए बिक जाते हैं, अपना स्वार्थ आ गया था, इसलिए संगठन टूटते। शायद संगठन हम कितने भी बनाए, लाखों बनाए, हजारों बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप अपने सेक्टर के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए, जब तक हम डेडिकेटेड नहीं है। लोग बताते हैं कि अभी कहाँ जाए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है। जब मैं जेएनयू में पढ़ता था तो हमारे साथ युवाओं की टोली थी, राइट, उनको हम समझाने की कोशिश करते थे। सर ने बोला, प्रोफेसर सर ने बोला कि लोगों को जबरदस्ती लेके आइए, उनको जाइए, समता सैनिक दल का आप सदस्य बनिए, प्यार से समझाइए, नहीं आते तो कुछ और दूसरा हथियार, दूसरा तरीका अपनाइए। हम लोग बहुत सारे लोगों को कोशिश करते थे वहां पे, फिर हमने उनको छोड़ दिया, हमने नाम दिया सीडीज, कंफ्यूज्ड दलित्स। कंफ्यूज्ड दलित जिनके को रास्ता, अरे कंफ्यूजन आपके दिमाग में होने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब रास्ता दिखा के गए, पहला रास्ता शिक्षित बनो। आप अरे मुझे शिक्षा पे बोलने के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, इतनी क्षमता ही नहीं होगी शायद मैं यदि शिक्षा के ऊपर बात करूं तो। बाबा साहब की, अम्बेडकर का जो पहला, जो स्लोगन का पहला फ्रेज था, वाक्य क्या बोलते, शब्द था, शिक्षित बनो। वो भी हम शिक्षित कुछ भी नहीं है। रूपाराम जी कह तो मुश्किल से 1%, मैं कह रहा हूँ आधे % भी नहीं है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में लोग। यहाँ शिक्षा का मतलब होता है स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, डिग्री करो, उसके बाद में जॉब की तलाश में जाओ।
जॉब करो, फिर ढंग का लड़का लड़की मिल जाएंगे, शादी हो गई, बच्चे पैदा करो, सब अपने घर में ही। आप रह लो दूरी, आप दूरी बना दी, आपने एक वर्ग बना दिया, आपने एक ग्रुप बना दिया, आप तैयार हो गए। अपने वालों से पूछेंगे दूरी बना के रखोगे, सब फिर सबको कैसे जोड़ के रखेंगे? कैसे जोड़ के रखेंगे? हमारे अपने ही दूरी बना रहे, तो वो कहीं की शिक्षा, शिक्षा का वो मतलब, वो मुझे नहीं लगता वो शिक्षा है, राइट? आपकी वैचारिकी में परिवर्तन, आपकी सोच में परिवर्तन नहीं हो रहा। आप लकीरों के फकीर बने हुए हो। शेड्यूल कास्ट के 90% लोग, 95% लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नाम लेते हैं, यहाँ पे बोलते हैं जय भीम, बड़े बड़े स्लोगन, घर जाकर ओम जय जगदीश हरे। आप जिस व्यवस्था को दिन भर यहाँ मंच पे गालियां देते हो, उसी व्यवस्था को जाकर के आप गले लगाते हो। और आप बड़े बड़े तथाकथित लोग, लाल बत्ती वाले, काली बत्ती वाले, वो लोग यहाँ कहते अलग है और जाकर के करते अलग है। और वो इतनी हमारे समाज में, इतनी शेड्यूल कास्ट में खास करके ज्यादा इतनी कमजोरियां, इतनी सामाजिक बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों को जिनको आदर्श मान ले, मेरे जैसे, अब मैं कहूंगी अपने आप को मैं एक तथाकथित पढ़ा लिखा हूँ, राइट? अब मैं जाकर इस समाज की वही दकियानुसी व्यवस्था है, उसी दकियानुसी व्यवस्था को मैं ढूंढूं, तो फिर मेरे साथ, मेरे पीछे चलने वाली, मुझे मानने वाली जो भेड़ है, उनका बेचारी का क्या दोष, राइट? उनका क्या दोष? मैं एक ही भेड़ा हूं जो हूं, वो उनको मेरे को आदर्श मानते, तो मैं ही उनको सवाल नहीं कराऊंगा। तो हम लोग व्यवस्था को सवाल इसलिए नहीं करते। देखिए, परिवर्तन की शुरुआत होती है सबसे पहले घर से। घर, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, ज्यादा आपका, मेरे पास तो खूब सारा टाइम है, राइट? और छोटा सा उदाहरण बताऊं मैं आपको कि आप कैसे, मतलब हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मेरे घर में कुछ नहीं करो, आपके घर में दिया जलना चाहिए। मेरे घर में भले दिया बुझता रहे, मेरे घर में ओम जय जगदीश चलता रहे, लेकिन आपके घर में तथागत बुद्ध का दिया जलना चाहिए, आपके घर में जलना चाहिए। तो आपके घर में कब करेंगे? आप तो शुरुआत करेंगे नहीं, आपसे उसका देखते हैं। आपने देखा हर आदमी जहां भी जाते सब पहले आप चलिए, पहले आप, पहला कदम आप, हम पीछे भीड़ बनेंगे आपके पीछे। शुरुआत कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि आप प्रोफेसर है, आप इंजीनियर है, आप साइंटिस्ट है, आप डॉक्टर है, आप वकील है, कोई भी, वो ऐसा, वो उस व्यवस्था को क्वेश्चन क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप, मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं मेरे पिताजी की नजरों में कुपुत्र नहीं होना चाहता हूँ। यदि मैं बेटी हूँ तो मैं कुपुत्री नहीं होना चाहती हूँ। आप मेरे को बुगलिया जी क्या कहेंगे, नामा साहब क्या कहेंगे, गौतम जी क्या कहेंगे, और सीनियर साथी है वो मुझे क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना। वो लकीरों के फकीर, मैं उनके साथ लकीरों का फकीर ही बनता रहूंगा। सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप गलत को सवाल नहीं करेंगे क्या होगा? फिर हम कैसे जाएंगे? एक होगी, कैसे हम लड़ पाएंगे? और ये मनुवादी व्यवस्थाएं हैं, वो करती रहेगी, आपको टेस्ट कर रही है। एक्चुअली क्या, देखिए, हम आंदोलन करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें तो हमारा भय दिखाना है, ताकत दिखानी है, लेकिन हमारे भय न दिखाने के बावजूद भी मैं आपको बताऊं, मोदी रिजीम संविधान में संशोधन करेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारेगी। ये भी बता देता हूं मैं आपको, इफेक्ट है। उसके बावजूद भी हमें अपनी ताकत दिखानी है, हमें अपनी ताकत दिखानी है। हमारे समता, राजस्थान में जोधपुर में समता सैनिक दल पूरे देश में काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी, मतलब हमें संगठन का नहीं देखना, हमें एक व्यक्ति के रूप में भी आगे आएंगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। भय दिखाना जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। तो वो सरकारें क्या करती, हमारा परीक्षण करती, हमारी देखती, अरे यार कितने लोग ये सोए हुए हैं या जगे हुए हैं, कुछ कर सकते हैं, इनमें कुछ ताकत है कि नहीं, इनमें कुछ आवाज है कि नहीं है। ज्यादातर लोग कुछ पंजाब पे, हालांकि मैं ठीक है बोल देता हूँ, बहुत बड़ी कड़वी लगती है, मतलब। तो पहला जो रास्ता था बाबा साहब का, शिक्षा, तो अभी भी हम लोग मुश्किल से 1% लोग शिक्षित हो पाए हैं। सिर्फ किसके लिए? नौकरी मिले, शादी हो, ढंग की लड़का या लड़की मिल जाए, बच्चे और अपने घर तक सीमित, अपना एक बंगला बना दे, एक कार हो, बस सीमित, समाज भाड़ में जाए। जिस घर से हम आए थे वहाँ कोई मतलब नहीं, पे बैक टू सोसाइटी, उसका कोई लेना देना नहीं है। आप कट गए, हमारा वर्ग बन रहा है। ये बहुत खतरा है, बहुत खतरनाक चीज है, जिसको हमें समझने की और सोचने की और विचार करने की जरूरत है। और फिर संगठन का, दूसरी बात आता हूँ संगठन का, जब हम शिक्षित नहीं है तो संगठन क्या बनेंगे? अरे जब हम शिक्षित होंगे तो हम तुच्छ स्वार्थों के लिए, अपने आप के लिए बिकेंगे नहीं। आज अभी जो जैसा हवा चल रहा है उस हवा के साथ बिक रहे हैं। पिछले 8-10 साल से हवा चल रही है, उस हवा के साथ बिक रहे। फिर अगली हवा आएगी तो फिर उस अगली हवा के साथ बिक जाएंगे। फिर कहाँ आओगे?
तो न तो हम शिक्षित है, न हम संगठित है। और फिर बाबा साहब ने अंतिम मार्ग बताया था, बुद्ध का मार्ग, तथागत बुद्ध का मार्ग बताया था। और मतलब बताया था हम शेड्यूल कास्ट की, जैसे मान लो 25 से 30 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे देश में, सॉरी 20-22% पॉपुलेशन हो जाएगी शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। अब शेड्यूल ट्राइब तो फ्री है, आजाद है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि आप किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं, राइट। तो क्योंकि अब आप बहुत सारे स्टेट है वहां देखेंगे हमारे जो ट्राइबल भाई है, वो ज्यादातर जो ट्राइब्स है वो क्रिश्चियनिटी में चले गए, ईसाई धर्म को फॉलो कर दिया, राइट। कुछ लोग जो है तो लड़ रहे हैं, राइट, अपने अपने आदिवासीपन के लिए, अपनी मूल पहचान के लिए, अपनी मूल आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है। उसके बावजूद भी अब क्या करेंगे, हम मुट्ठी भर कैसे कैसे कर पाएंगे। क्रिश्चियनिटी आवी हुई तो वो सारे के सारे, देखिए धर्म क्या होता है, धर्म कुछ नहीं है, विचार है। इंसान की बेसिक नीड्स है रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले पेट भरना चाहिए, राइट। उसके बाद में तो उनको क्या गया, हमारे ट्राइब भाई अनपढ़, उनको बोल दिया गया कि आप लोग को ये रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया और मकान दे दिया और एजुकेशन। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3-4 ऐसे कॉलेजों में 100% ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन, राइट। और वो कहेंगे भाई आप फादर से एक सर्टिफिकेट लाइए, बैप्टिस्ट होने का आप ईसाई बन के सर्टिफिकेट लाइए, 100% रिजर्वेशन है वहाँ पे। सेंट स्टीफन कॉलेज का मैं उदाहरण दूं, वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो सारा का सारा माइनॉरिटी। और ईसाई कौन है, हमारी तो भाई बन गए, तमिलनाडु में कुछ दलित बन गए, वहाँ पे बहुत सारे ईसाई बन गए, राइट। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबका अध्ययन किया, सब धर्मों का अध्ययन किया, सब धर्मों का अध्ययन किया। और करने के बाद में बाबा साहब को लगा कि नहीं, बुद्धिज्म एक ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना खुद का डिसीजन ले सकता है। ना वो आत्मा है, ना परमात्मा है, ना स्वर्ग है और ना नरक है, कुछ भी नहीं है, आप स्वतंत्र है, अपना दीपक खुद बनो, राइट। वो धर्म नहीं है, वो धम्म है। धम्म का मतलब होता है टीचिंग, वो धर्म नहीं है। धर्म उसको बोलती है जहाँ पे आपके ईश्वर का अस्तित्व हो, अल्लाह का अस्तित्व हो, खुदा का अस्तित्व हो, अलग अलग नामों से भगवान को या ईश्वर को जो भी है लोगों ने बांटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे किया जाने वाला व्यवसाय है, बिजनेस है। तब बाबा साहब को फाइनली ये रास्ता है ना, ये सबसे अच्छा मार्ग है। आज दुनिया में आप देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ से अमेरिका में, इंडिया से देखिए, इंडिया से लेकर तो जितना जो फैला है, लंबी कहानी है, उसमें अभी इतना बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी कहानी है पूरी दुनिया में। और जितने जहाँ पे भगवान नहीं है बुद्धिस्ट देशों में, वो सारे एडवांस है। आप बताइए चाइना बताइए ना, उदाहरण देखिए चाइना का, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 30 करोड़ पॉपुलेशन जो बुद्धिस्ट है। दुनिया में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा चाइना में है। उसके बाद में आप जापान देखिए कितना एडवांस है, राइट। या हमारा जूते से लेकर के कंघी तक चीजें हैं वो चाइना की आती, पूरा मार्केट है। यदि चाइना का मार्केट नहीं तो इंडिया क्या कर पाएगा, प्रोडक्शन में कुछ नहीं है। इंडिया एडवांस किसमें है, जो सक्षम है 2 बच्चे पैदा करने में, जो असक्षम है 16 बच्चे पैदा करने में। उनको पूछेंगे कितने बच्चे हैं, सब भगवान के 16 हुए थे, राइट। अब पैदा खुद कर रहे हैं, दोस्त भगवान को दे रहे हैं, राइट। उनके वहां भगवान नहीं है, वो लेबर करते हैं, श्रम करते हैं, दिमाग यूज करते हैं। आप बहुत सारे उदाहरण है ना, बहुत सारे देशों के उदाहरण है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक सबसे परफेक्ट मार्ग है, कोई नहीं, हम सारे के सारे दोगले, सारे के सारे दोगले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे आप लुक में रहिए। आप एक उदाहरण के बाबा साहब के बारे में ज्यादा भाषण नहीं, उनके आप अपीयरेंस को देखिए। बाबा साहब अम्बेडकर का अपीयरेंस देखिए, जहां भी जाते थे टाई रहती थी, सूट रहता था, बूट रहता था, परफेक्ट। क्यों दिखा रहे थे आप? अपना लुक चेंज करिए, अपना पहचान चेंज करिए, सड़े गले नामों से, सड़ी गली व्यवस्था से बाहर निकलिए आप। मैंने 2018 में अपना नाम पूरी तरह से ऑफिशियली चेंज कर दिया, पूरी तरह से। मेरे रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं है। पूरे एमएलए साहब उनको तो कह रहे यार मेरे को तकलीफ हो रही है, तो चल ठीक है कोई बात नहीं, आप दे देते हो। उन्होंने मेरा पुराना नाम ले लिया, मूलाराम। मैं तो पूरी तरह से उसको दफन कर चुका हूँ, टोटली। सरकारी रिकॉर्ड में कहीं नहीं। बाबा साहब कह रहे थे यदि आपका नाम ढगला राम है चेंज करिए, गोबर राम है चेंज करिए, उकड़ा राम है चेंज करिए, कचरा राम है नाम चेंज करिए। आप नाम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मैंने अपना नाम चेंज किया, उसके बाद फिर मैंने बाबा साहब का जो दिखाया वो मार्ग है, वो मैंने बाबा साहब का मार्ग अपनाया। इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे,
बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाई थी, बाबा साहब की अंतिम मार्ग को फॉलो करना चाहते हैं। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये घर वापसी है। मैं इसको घर वापसी कहता हूँ, क्योंकि हमारा 1947 से आप शेड्यूल कास्ट के लोग जब बैठे 1947 उससे पहले शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब तो एक ब्राह्मणिकल व्यवस्था का हिस्सा भी नहीं, हम भी नहीं, तब तो गांव के बाहर रहते थे। हमारे ट्राइबल भाइयों को बोला जाता था तो जंगल में जाओ, तो जंगल में रहते थे। इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटीज को लेना देना नहीं था, और बाकी जो एक आउटकास्टेड थे उनको गांव से बाहर रखा जाता था। सड़ी गली व्यवस्था, वो उसी में गंदगी में सारा भूल देते थे। अरे भाई अब तो सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, आप नाम चेंज करिए ना अपना। वो ढगला राम है, वो लिखता है DR फलाना XYZ अपना जाति के सरनेम लगाता है। गोबर राम है, अपना लिखता है GR XYZ। अरे बेचारे को उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। अरे तू भाई तू गोबर राम की जगह कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अपना नाम चेंज करा दे, क्यों नहीं कराएंगे? कुछ नहीं कराते, सारा का सारा पूरा दोगलापन है। वो अंतिम मार्ग है बाबा साहब का, परफेक्ट है। और फिर कंफ्यूजन काहे का? जब बाबा साहब ने वो मार्ग आपको बता दिया, आप कंफ्यूजन काहे का? आप व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते। छोटा सा उदाहरण दूंगा मेरे अपने घर का। 2022 में पिताजी की डेथ हुई, 4 साल से कैंसर पीड़ित थे। 25 नवंबर को 1 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, और 26 नवंबर को मैं दिल्ली से पहुंचा। भाइयों को बोला, भाई कह रहे हैं 1 बजे डेथ हुई, हम अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाएंगे। मैंने बोला बाप 75 साल तक जिया, 75 साल तक बाप जिया, तो 2 घंटे या 10 घंटे तुम बैठ नहीं सकते हो, बॉडी को नहीं रख सकते हो क्या? मैं आऊंगा तभी अंतिम संस्कार करोगे। मैं गया, सब सारे आपकी जैसे बैठे भाई वगैरह, बड़े बुजुर्ग वगैरह सब बैठे थे, काले पगड़ी वाले और सफेद पगड़ी वाले और सिल्वर हेयर वाले, सब लोग बैठे थे। बोला बैंकुटी करते हैं, मतलब क्या है कि डेड बॉडी को आप रखते हैं, जोधपुर के तो जानते ही हैं सब, सारे कह रहे हैं बैंकुटी करते हैं, सीधा बैठा के ये सब करेंगे। मैंने बोला मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता, राइट? मैं पोजीशन में हूँ, पिताजी मेरे घर पे। मैंने बोला मुझे दिखावे में विश्वास नहीं करता। जो भाई कह रहा है कि बाप को बैंकुटी पिटाया, उसने बाप को पानी तक नहीं पिलाया। वो इंतजार कर रहा था, बाप कब मरा, पिछले 4 साल से 18 से कैंसर पीड़ित थे। वो इंतजार कर रहा था, वो जाता था, बोला मेरा बाप अब तो कैंसर की पीड़ित है, मर जाएगा। और वो करता है बैंकुटी में बिठाएंगे, तुम्हारा ढोंग, ये नाटक, ये नहीं चलने का। मैंने लोगों को बोला कुछ नहीं करना, नॉर्मल जो तरीका है हम अंतिम संस्कार करके वापस आए तो बड़े बुजुर्ग पंच वगैरह जितने भी 16 बच्चों के बाप और 15 बच्चों के बाप, उन्होंने बोला सब वो करेंगे, हलवा बनेंगे। काहे का हलवा? काहे का हलवा? दाल रोटी खानी है, ठीक है पहले की आ जा, दाल रोटी खिला दी। तो बोले यार आप तो प्रोफेसर हो, खूब पैसा है। मैंने कहा पैसा है तो तुमने क्या उधारा दिया था? आप लोगों ने उधारी दी थी क्या? उधारी तो नहीं दी, मुंह बंद। मैंने बोला आप करिए सब कुछ, मैं चला था। अरे भाई हम तो एक कदम ही नहीं रुकेंगे। उनको पता है, उनको ये पता है कि बेटा दिल्ली में रहता है, जिसको सब जानकारी है, इसके दुनिया भर के कनेक्शन, कल एडमिनिस्ट्रेशन बुला करके हमें फंसा देगा। हमारी तो कहीं काम से हमारी पंचायती, हमारी पंच, हमारी अथॉरिटी गायब हो जाएगी। मैंने बोला तीसरा दिन हुआ, बोले तीसरा करते, तीसरे दिन जो हलवा बनाया जाता है वो करेंगे। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं होगा। और फिर 5 दिन हुए, सब आप मुहूर्त कर दो, 10वां 12वां कर दे मुहूर्त का। मैंने बोला मुहूर्त का? अरे जो आदमी अनपढ़ है, जो शरीर के ऊपर गंदगी नहीं उतार सकता है, राइट, जो अपना खुद का गंदगी साफ नहीं कर सकता है, अनपढ़ है, उससे मैं मुहूर्त पूछवाने के लिए जाऊंगा? बाप की जब, पिताजी की जब मौत हुई तो उसकी मुहूर्त पूछवाया था तुम लोगों ने? जब पैदा हुआ था पिताजी, जब पैदा हुए थे, हम पैदा हुए, क्या मुहूर्त पूछवाया था? हाँ, आपको डॉक्टर रफली तारीख बता देंगे कि 9 महीने माँ एक बच्चे को गोद में रखती, भ्रूण है, 9 महीने हम विकसित होते हैं, फिर सांसारिक दुनिया में बाहर आते हैं, कोई मुहूर्त नहीं दिखता। मैंने बोला कैंसिल किया। हमने सिर्फ 8 दिन का प्रोग्राम रखा, पंच दुनिया भर के, मेरे दादा का परिवार है 150 लोग है, 150 लोग है। मैंने बोला मैं रविवार को रखूंगा और कुछ नहीं। मैंने बोला मैंने मुहूर्त वगैरह सब कुछ पूछवा लिया। भाई उनसे बहस करने का क्या मतलब? आप सीधा ही बोल दो कि हमने करा दिया। भाई वाह ठीक है, करा दिया। रविवार को अपनी सुविधा के अनुसार 8वें दिन हमने प्रोग्राम रखा, ना हलवा बनाया, ना हम हरिद्वार गए, ना कोई गंगा जी गए, कहीं भी नहीं गए, सिंपल सा प्रोग्राम रखा, छोटे से रिश्तेदार आए। उसके बाद में बहुत सारे लोग सफेद पगड़ी वाले आए। अरे भाई आप तो खूब कर धुंधुकारा, बहुत बड़ी बड़ी हवाबाजी करनी थी, फलाना देखो इतना 50 लोगों को न्योता दिया। बोले खेड़ा मतलब 20 गांव को बुलाना और उनको हलवा पूड़ी वगैरह, लड्डू जलेबिया वगैरह खिलाओ। मैंने बोला कुछ नहीं, खत्म, खेड़े फेड़े, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सारा। बहुत सारे लोग कहने लगे इसका बाप खिचड़ियों में भटकेगा। हमारे यहाँ पे खिचड़ी का पेड़ होता है कि तुम्हारा मरने के बाद में तुम्हारा बाप खिचड़ियों में भटकेगा। मैंने बोला वो बेवकूफ कहता है ना, बड़े भाई को बोला मेरे से आना बात करना, मैं बताऊंगा कौन सी खिचड़ी पे भटकता है मेरा बाप, मैं बताऊंगा।
किसी की हिम्मत नहीं। आप परिवर्तन करोगे, आपको थोड़ी बुराई मिलेगी, लोग कहेंगे, लोगों का कहना है, लेकिन आप जब तक शुरुआत घर से नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला। सारी दोगली बातें, हम सारे के सारे करप्टेड है। यदि हमारी करनी और कथनी में फर्क है, हम बिल्कुल करप्टेड है। इसी पे आता हूं, राजस्थान में समता सैनिक दल का काम, कमला जी और उनकी टीम ने ज्यादा टाइम ले लिया। मैं भी सर की कड़ी में ही हूँ। अब सर तो ठीक है, कम बोले, अब मुझे तो आप 10 घंटा भी देंगे तो भी थकने वाला नहीं, पानी की भी जरूरत नहीं। सर ने बोला कि हमें मौका मिलता है तो हम छोड़ते नहीं है, इसको छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। मैं तो सर से 10 गुना आगे निकलूंगा, ये भी कह रहा हूँ। आप कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका ध्यान रख रहा हूँ कि आप लोग बोर हो रहे होगे, है ना। बहुत अच्छी है इसमें समता सैनिक दल। हालांकि मैंने ये छप रही थी या तैयार है, उस तरह मैंने कमला जी से बोला था मैम को, मैम आप मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी भिजवा दी ताकि मैं पढ़ लूँ। तो उस कारण वजह से सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल पाई, तो हालांकि मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया। अभी जैसे देखा जो यहाँ पे कार्य हुए उनकी गतिविधियों का जो ब्यौरा है, और आप इसको जरूर पढ़िए। और अपना समता सैनिक दल के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, सीनियर हैं, सीनियर के साथ युवा हैं, वो भी आप आगे आए। और नवीन जी और कुछ और एक्टिव साथी है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का काम करें। जैसा मैंने बताया कि जोधपुर की शेड्यूल कास्ट के लोगों की सेकंड जनरेशन टोटली फेल है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, अपवाद को छोड़ करके मैं कह रहा हूँ कि जोधपुर की सेकंड जनरेशन फेल, टोटली फेल, दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अपवाद को छोड़ करके, कुछ अपवाद जरूर है, तो आप ऐसी जो फेल जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन वाले मेरे सीनियर, हमारे जो सीनियर बुजुर्ग है, सीनियर साथी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो सेकेंड जनरेशन है भटक रही है, तो अभी भी टाइम है, उनको रास्ते पे लाने की कोशिश करिए। वक्त निकलने के बाद में कुछ, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार वक्त निकल गया, अब दिन ढल गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश जारी रखिए। आप सेकेंड जनरेशन को मिशन के साथ जोड़ने, समता सैनिक दल के साथ जोड़ने की जहां तक संभव हो कोशिश करिए। दादो साहब की पुस्तक, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, ये दर्द है। ये एक काव्य के अलग अलग फॉर्म के रूप में गजल है, शेर है, नज़म है, नज़में हैं, ये अलग अलग, ये काव्य का ये फॉर्म है। काव्य की अलग अलग विधाएं हैं साहित्य की, तो उनमें उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है, उन्होंने अपनी कहीं न कहीं पीड़ा जो है उसमें साझा करी है। पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जो इसका शीर्षक है उससे मैं समझ गया कि इसमें कहीं न कहीं पीड़ा है। दादो साहब, ये जो पीड़ा है वो आपकी नहीं है, वो सबकी पीड़ा है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, रास्ता क्लियर है। बाबा साहब आज से 70 साल पहले बाबा साहब बता गए थे, और लास्ट में उन्होंने प्रूव भी कर दिया, और अब हम भी बता रहे हैं, रास्ता है। और आप आइए, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पर हाँ ठीक है, ये जो काव्य का जो कलेक्शन है आपका अलग अलग विधा के रूप में, ये पाठकों को प्रेरित करेगा। और हालांकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसमें क्या है कि हम लोग मोबाइल के साथ चिपके रह रहे हैं, मानवीय जो मूल्य है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इससे ये भी एक नुकसानदायक चीज़ है। तो लोगों में पढ़ने का जुनून नहीं रहा, साहित्य पढ़ने का जुनून नहीं रहा। मैं साहित्य का स्टूडेंट हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मोबाइल भी है, जरूरत के लिए काम करता हूँ, मैं सफर में जाता हूँ तो अपना बुक पढ़ता हूँ। पुस्तक जो है, यदि आप साहित्य पढ़ेंगे, आपको लड़ने की तलवार लेके चलने की जरूरत नहीं है। साहित्य क्रांति लाता है, लेकिन क्रांति तब लाएगा जब पाठक है, पढ़ने वाला है, वो सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, गंभीर हो, और उसमें लेखक को या कवि को जिंदा करने की क्षमता हो, तभी वो पुस्तक जिंदा रहेगी, उसके विचार जिंदा रहेंगे। अदरवाइज हम किताबें लिखते जाए, दुनिया भर की, मैंने भी 4-5 किताबें लिखी है, और क्या करता हूँ, अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में डालता हूँ, स्टेटस डालता हूँ, भैया देखते जाइए, खरीदिए, आपको फ्री में चाहिए तो मैं फ्री में देने को तैयार हूँ, लेकिन बहुत ही कम रिस्पॉन्स आते हैं, बहुत ही कम रिस्पॉन्स आते हैं। ये थोड़ा एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा अनुभव वो नहीं है। आपने सबने बहुत धैर्य से मुझे सुना, और मुझे बोलने का
मौका दिया समता सैनिक दल और खास करके कमला जी ने। अब कमला जी की बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी मेरे साथ मेरे और कमला जी के बीच में विडंबना ये है कि मैं बात नहीं कर सकते तो लिखना ही होता है। अब मैम को तुरंत जवाब मैं आगे पीछे होता हूँ। कमला जी मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और अभी हमें एक होना है, ये आ रही है 21 तारीख, सिर्फ 2 दिन है। हमें जितना जो कुछ भी करना है प्रयास करना है, जोड़ना है सोशल मीडिया के जरिए। आपके पास एक मैसेज आया 21 अगस्त को भारत बंद, ये आपके पास कम से कम आप मोबाइल स्मार्ट है, सबके पास 500-600 कॉन्टेक्ट, आप सब 500-600 कॉन्टेक्ट में लोगों को फैलाइए उनको, और जगह का नाम जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तभी हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। हम आएंगे और हमारा जो हक है, जो मनुवादी व्यवस्था है, जो हमें जांचने की कोशिश कर रही है, परखने की कोशिश कर रही है कि सोए हुए कि बाहर निकले हुए, ये जगे हुए कि मरे पड़े, इनकी हमारी ताकत को पहचानना चाहती। जैसा मैंने बताया कि हमारी ताकत न दिखाएंगे तो भी वापस होगा, संशोधन करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा वोट बैंक। लेकिन हमें उसके बावजूद भी हमारी ताकत तो दिखानी ही होगी। अब हमें दी आवाज, अभी भय नहीं दिखाया, अगली बार तो हमें कुछ नहीं है ना, वो सब कुछ पार्लियामेंट अपने। और हमारे जो लोग बैठे हुए, आपको पता है संसद में बैठे हुए उस पार्टी उन दलों के प्रति वफादार रहेंगे, मुंह बंद है, काली पट्टी बांधी हुई है, बाबा साहब के शब्दों में जम्बाई लेने वाले लोग हैं। राइट, बाबा साहब ने बोला था हमारे SC ST लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की डिमांड, व्यवस्था की। उसका वो दुर्भाग्य है कि आज जो ये खरपतवार जो पैदा हो रही है, ये हमारे लिए हम भेज रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा। सही बताऊं मैं आपको, सही बताऊं मैं, आप किसी को लगता होगा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, फलाना है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी हमारे बहुजन विचारधारा की उसका मैं समर्थन करता हूँ। जहाँ पे भी जो भी आगे आ रहा है, अभी युवाओं में हमारा एक आदमी जो है वो आया, वो बंदा सॉलिडली बोलता है, बहुत मजबूत आवाज बुलंद के साथ बोलता है, चंद्रशेखर आजाद। अभी उसका कुछ दिन पहले का पार्लियामेंट में शायद कहीं बाहर था गैदरिंग में, वो कह रहा है कि इस देश में आरक्षण जिंदा रहेगा, आरक्षण तब तक जिंदा रहेगा जब तक जाति जिंदा रहेगी। इसका मतलब जाति भारत से खत्म होगी ही नहीं, जाति भारत की आत्मा है, जाति खत्म करो भारत खत्म हो गया। राइट, तो ये जब तक ये जाति रहेगी, भाई आपसे जो भी पूछता है भैया जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। माननीय साहब कांसीराम का उनकी विचार नहीं है ना, भाई तुम जनगणना कर दो, भाई ब्राह्मण, तुम्हारे ब्राह्मण कितने हो गए, मुश्किल से ब्राह्मण बनिए वगैरह, अपर कास्ट जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, मुश्किल से 7 या 8 या 10-12% लोग हैं, उनको दे दो। बाकी जितनी संख्या है बाकी हमें कर दो भैया, 85-90% हमारा हक है। अब 85% या 90% लोग हैं, उनके पास तो संसाधन, उनके पास तो कब्जा मात्र 2% है, और उनमें भी वो भी बेचारे हैं, वो उसी व्यवस्था के गुलाम है, बिके हुए हैं। तो ये हमें सारी इस परिस्थितियों को समझना है। और अपनी बात मुझे लिख के भी दे दिया गया है कि सर आप खत्म करिए, और बस हमें ये कि हमें जोश और पूरी तैयारी के साथ 21 अगस्त को आगे आना और भय दिखाना है। राइट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर जो साथी है, युवा है, और बच्चे कुछ आए हुए हैं, गिने चुने बैठे हैं, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे तसल्ली से सुना। और एक बार आप जोर से बोलेंगे जय भीम।